अस्सलामुअलैकुम बच्चों, आप तमाम लोगों को आवाज़ क्लियर और प्रॉपर आ रही है। अगर किसी को आवाज़ सुनने में मसला हो रहा है तो वो मुझे बता सकता है। उम्मीद है कि आप तमाम लोगों को मेरी आवाज़ क्लियर आ रही होगी। सारा अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम सारा। मैं बेटा आवाज़ क्लियर और प्रॉपर आ रही है, कोई मसला तो नहीं हो रहा? सारा ने कहा है सर क्लियर है वॉइस। ठीक है जी। अच्छा, कल जो है बेटा ड्यूरिंग द क्लास लाइट चली गई थी। क्वेश्चन हम ये वाला जो है उसको कर रहे थे। क्वेश्चन में पढ़ दे रहा हूँ दोबारा से। विच ऑप्शन हैविंग सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो सेम है। आपको वो ऑप्शन यहाँ पर बताना है जिसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर सेम। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। आज की क्लास बहुत मजेदार क्लास है। आज की क्लास के अंदर आपके बोर्ड्स के हवाले से तकरीबन जो चीजें वो कंप्लीट हो जाएंगी, और ये जो क्वेश्चंस है ये ओ लेवल और ए लेवल के क्वेश्चंस हैं। और आगे जो है अभी जो हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे वो भी आपके कोर्स का पार्ट नहीं है। ठीक है। और असल में वो जो है वो पंजाब बोर्ड्स के साइट्स और ए लेवल्स की बुक्स का जो है वो क्वेश्चन होता है। ठीक है। मोहम्मद तलहा का आंसर आया है। आई एम वेटिंग फॉर द अदर पर्सन। मेरे बच्चों जल्द से जल्द बताइए आंसर इसका क्या होना चाहिए। If you guys will not answer me after 2 minutes, I will discuss it. ठीक है। चलो बच्चों जल्दी से बताओ, शाबाश। आसिया, अलीजा, अनूशे, आयशा मिराज, फिजा, लैला, तलहा, माहिरू, मरियम, मनाहिल, मुताहिर अनीस, सारा फयाज, सारा, शहबाज, सोबिया, खुशना फरहान, जैनब, अली, मोहम्मद। माहिरू का आंसर आ गया, अनुषे का आंसर आ गया। मेरे बच्चों देखो, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑफ एनी एटम इज कॉल्ड इट्स एटॉमिक नंबर। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। इट मींस कि इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की तादाद है 8। लेकिन जब ये हो गया O2 तो 8 और 8 हो गया 16। नाइट्रोजन के अंदर होता है 7 प्रोटॉन, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर है 7। और जब N2 तो ये हो गया 7 और 7 14। तो ऑप्शन ए नहीं हो सकता। क्लोरीन के अंदर 7 उसका एटॉमिक नंबर और 2 क्लोरीन है तो ये भी हो गया 14। सही है। सॉरी, क्लोरीन जो होता है आपके पास वो होता है 17, और यानी उसका एटॉमिक नंबर होता है 17 और 2 है तो आपके पास हो गया 34। ठीक है। और ब्रोमीन भी इससे ज्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रखता है, ऑब्वियसली इसी के ग्रुप में मौजूद है, तो हम ब्रोमीन को नहीं ले सकते। ऑप्शन बी भी नहीं है, निकालने की भी जरूरत नहीं है, ऐसे ही समझ आ रहा है। कार्बन के अंदर उसका एटॉमिक नंबर होता है 6। ऑक्सीजन का होता है, एक का होता है 8, 2 का हो गया 16। तो 16 और कार्बन के लिए 16 और 6 होता है आपके पास 16 और 4 हो गया 20, ये हो गया 22। और सल्फर के लिए होता है आपके पास 16, 16 और 32, सॉरी 16, सॉरी, सल्फर के लिए होता है आपके पास 16, ऑक्सीजन के लिए होता है 8 और 8, तो ये भी हो गया 16, 16 और 16 हो गया 32। ठीक है। कार्बन के लिए अभी हमने क्या निकाला था? कार्बन के लिए अभी देखो हमने दोबारा से, कार्बन के लिए होता है हमारे पास 6, ऑक्सीजन 16, 8 और 8 16। तो ये क्या हो गया था आपके पास 22। 22 और 32 विल नॉट बी सेम। कार्बन के लिए होता है आपके पास, कार्बन के लिए जो वैल्यू है कार्बन के लिए दैट इज अबाउट 6, हाइड्रोजन के लिए 4, तो 6 और 4 हो गया 10। नाइट्रोजन के लिए होता है 7 और प्लस हाइड्रोजन के लिए 3, दैट इज द 10, तो 10 और 10 सेम। सो द ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। बेटा प्रीवियस पास्ट पेपर में जो एचईसी के पेपर्स हुए थे 2017 के अंदर, एचईसी के टोटल 2 पेपर्स हुए। इसकी तरफ से हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से ऑनलाइन टेस्ट हुआ था, सॉरी ऑनलाइन भी हुआ था और यानी पेपर बेस्ड भी हुआ था। और एक नहीं, 2 एचईसी के पेपर्स हुए थे, और बहुत अजीब तरीन पेपर्स होते हैं एचईसी के। अभी जो क्वेश्चन मैं आगे डिस्कस करने जा रहा हूँ और ये वाले जो क्वेश्चन हैं, इस तरह के 5 क्वेश्चन उस एचईसी के पेपर में दिए।
फातिमा जहरा को ऐड कर दें। मेरा बेटा उसने रिक्वेस्ट की हुई है, मैंने ऐड कर दिया उसको, ठीक है। मैं तो बेटा यहाँ से सिर्फ एक्सेप्ट कर सकता हूँ। कार्बन डाइऑक्साइड को दोबारा बता दें। देखो कार्बन के लिए उसका एटॉमिक नंबर है 6 कार्बन का। ऑक्सीजन का एक का होता है एटॉमिक नंबर 8, तो 2 ऑक्सीजन के लिए कितना हो गया 8 + 8 दैट इज 16। 16 के अंदर हम 6 को प्लस करेंगे तो 6 6 12 का 2 1 और 1 2 22 हो गया इसका प्रोटॉन नंबर। और सल्फर के लिए एक के अंदर होता है, सल्फर एक का होता है आपके पास 16 और एक ऑक्सीजन का होता है 8, तो 8 और 8 16। तो टोटल O2 के लिए हो गया 16 और एक सल्फर के लिए 16, तो 16 + 16 32, तो 22 और 32 विल नॉट बी सेम, ठीक है। मेरे बच्चों जिसकी मीटिंग ज्वाइन ना हुआ करे तो एक काम ये किया करो, बस जब भी आप लोग मीटिंग ज्वाइन किया करो तो बस क्लिक करके किसी और जगह पर ना जाया करो। अगर आप लोग उस टाइम पर किसी और जगह पर चले जाते तो फिर मीटिंग ज्वाइन करने में बड़ा मसला होता है, ठीक है। तो पहली बात तो ये कोशिश किया करो। और अगर किसी ने मीटिंग ना ज्वाइन हुआ करे तो इट्स ओके, आप लोग को मैं लिंक दे देता हूँ क्लास के बाद, तो उस लिंक से आप लोग पूरी क्लास जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, यानी कि उससे आप लोग दोबारा से जो चीजें हैं वो देख सकते हो। और ऐसे बच्चे जो यानी कि क्लास में नहीं एंटर हो पा रहे होते हैं, ठीक है, आई गेस शायद फातिमा हमारे पास यहाँ पर ऐड हो चुकी है। अब देखो मेरा बच्चा, मैं क्लास लेता रहा या फिर बार बार सबको एडमिट करता रहा। अब देखो हमजा साहब जो है वो अभी आ रहे हैं क्लास में, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ मैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द बॉन्डिंग बिटवीन सल्फ्यूरिक एसिड इज लाइक। सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर यहाँ पर ड्रॉ हुआ है, ठीक है। द बॉन्डिंग बिटवीन सल्फ्यूरिक एसिड इज लाइक, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर जो बॉन्डिंग है वो यहाँ पर शो हो रही है। ऑप्शन ए ये रहा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान बॉन्ड को दिखा रहा है, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पर जो है ये डॉटेड नहीं होगा, सिंपल लाइन होगी, ठीक है। और एक ऑप्शन जो यहाँ पर इसका रह गया, वो ऑप्शन क्या होगा आपके पास, ऑप्शन ए है बेटा यहाँ पर ये जो लाइन ड्रॉ है, यानी कि जो बॉन्ड ड्रॉ है। ऑप्शन बी ये रहा, ये जो लाइन ड्रॉ है। ऑप्शन सी ये जो लाइन ड्रॉ है इससे रिलेटेड है। ऑप्शन ए, बी और सी। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है हाइड्रोजन, इट मींस कि हाइड्रोजन से मतलब है हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, यानी कि बॉन्ड है हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी ऑप्शन ए बता रहा है कि क्या ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। ऑप्शन बी में लिखा हुआ है कोवेलेंट, इट मींस कि क्या बी जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड है, सी जो है वो क्या हाइड्रोजन बॉन्ड है। ऑप्शन यानी कि मैं कह रहा हूँ ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। अब इसमें से आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। ऑप्शन बी के अंदर लिखा हुआ है जो ए वाला बॉन्ड है, जो ए वाला बॉन्ड है वो कोवेलेंट बॉन्ड है। सी स्टैंड फॉर कोवेलेंट, एच स्टैंड फॉर हाइड्रोजन बॉन्ड, सी स्टैंड फॉर अगेन कोवेलेंट। बी जो बॉन्ड है वो कोवेलेंट बॉन्ड है या हाइड्रोजन बॉन्ड है। ऑप्शन बी को अगर हम देखें तो बी जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड, सी को अगर हम देखें यानी कि ऑप्शन बी के अंदर सी जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड। ऑप्शन सी के अंदर अगर हम देखें तो जो ए बॉन्ड है वो बता रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड। ऑप्शन सी में जो बी बॉन्ड बता रहा है वो बता रहा है कोवेलेंट बॉन्ड। ऑप्शन सी में जो सी बॉन्ड बता रहा है वो बता रहा है कोवेलेंट बॉन्ड। क्या ये ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन डी जो है हमारे पास, उसमें जो है हमारे पास ए कह रहा है कि ए जो है वो हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड है, बी जो है हमारे पास वो भी कोवेलेंट बॉन्ड है, सी जो है हमारे पास वो भी कोवेलेंट बॉन्ड है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी? फिजा मेरा बेटा आपका आंसर गलत है। माहिरू मेरा बेटा आपका आंसर भी गलत है। अनुष्य मेरा बेटा आपका आंसर भी गलत है। उष्णा फरहान मेरा बेटा आपका भी आंसर गलत है। तनहा मेरा बेटा शाबाश बिल्कुल सही। मुताहिर मेरा बेटा शाबाश बिल्कुल सही। बच्चों देखो मैं क्वेश्चन दोबारा से पढ़ दे रहा हूँ। क्वेश्चन था द बॉन्डिंग बिटवीन सल्फ्यूरिक एसिड इज लाइक। जो बॉन्डिंग है सल्फ्यूरिक एसिड में वो आपको नजर आ रही है। ये जो बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड है, ये आपको बताना है। यहाँ लिखा हुआ है मैंने हाइड्रोजन, कोवेलेंट और हाइड्रोजन। ये बॉन्ड कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड कौन सा बॉन्ड है? एच, सी और एच जो लिखा हुआ है, सी स्टैंड फॉर कोवेलेंट टाइप ऑफ बॉन्ड, एच स्टैंड फॉर हाइड्रोजन टाइप ऑफ बॉन्ड। और उसमें से एक ऑप्शन सेलेक्ट करो जो ए, बी और सी को सही टाइप बता दे।
ठीक है, कि इसके अंदर कौन सा बॉन्ड। जी, जितने भी लोगों ने ऑप्शन डी आंसर दिया है, ऑप्शन डी विल बी द राइट, बिकॉज मैंने यहाँ पर H2SO4 को दूसरे H2SO4 से लिंक नहीं किया। दूसरा H2SO4 जैसे ही मैं बनाऊंगा तो दूसरे H2SO4 के अंदर क्या होगा आपके पास, उसमें याद रखना बेटा, ये जो H2SO4 का ये वाला ऑक्सीजन है और ये वाला ऑक्सीजन है, याद रखना हमेशा ये क्या करते हैं आपके पास, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं। तो और वो ऑक्सीजन जो सिंगली बॉन्डेड होते हैं आपके पास सल्फर के साथ, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले रहे होते। तो जिन लोगों ने इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग समझी थी वो लोग गलत थे। ठीक है, चाहे अगर हम यहाँ डॉटेड लाइन ड्रॉ कर भी देते तो भी आप लोगों को समझ जाना चाहिए था कि वो ऑक्सीजन जो सल्फर से डबल बॉन्ड बनाया हुआ होता है H2SO4 के स्ट्रक्चर में, वो ऑक्सीजन जो होता है आपके पास क्या कर रहा होता है, आपके पास हाइड्रोजन बॉन्ड को बनाता है। जो सिंगली बॉन्ड होता है सल्फर से, वो हाइड्रोजन बॉन्ड को नहीं बनाता। तो यहाँ पर भी कोवेलेंट बॉन्ड है, यहाँ पर भी कोवेलेंट, यहाँ पर भी कोवेलेंट। इट मींस ऑप्शन डी, A type of bond is covalent, B type of bond is covalent, and C type of bond that is as well a covalent type of bond. ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पर प्रोसीड करते हैं बेटा। सारा बेटा आप क्या कह रहे हो मुझे समझ नहीं आ रहा। आपने लिखा है सिर्फ प्लीज, फिर लिखा है फिर सर प्लीज। बेटा जल्दी से बता दो सर, दोबारा रिपीट करें। देखो मैंने कहा था बेटा कि H2SO4 का स्ट्रक्चर ये सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, यही होता है H2SO4 का स्ट्रक्चर। इसमें सारे जितने बॉन्ड है ये सारे कौन से बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है। याद रखना H2SO4 में जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, यानी कि एक और एक H2SO4 में ड्रॉ करूं, हो गया एक और H2SO4 ड्रॉ। अब जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, अब जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा बेटा, 2 मिनट रुक जाइए हानिया। अब जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा वो ऑक्सीजन के दरमियान बनेगा दूसरे H2SO4 के हाइड्रोजन के साथ, जो डबल बॉन्डेड होगा सल्फर के साथ। वो ऑक्सीजन जो सिंगली बॉन्डेड होगा सल्फर के साथ, वो कभी भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेगा। ये प्योर कोवेलेंट टाइप ऑफ बॉन्ड है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान, ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। ये जो ऑक्सीजन है इस पे चार्ज होता है पार्शियल नेगेटिव, इस पर चार्ज होता है पार्शियल पॉजिटिव, इसके दरमियान होगा हाइड्रोजन। ठीक है, समझ आ गई बात। अच्छा क्वेश्चन है बेटा आपके पास, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, क्वेश्चन पढ़ रहा हूं मैं। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन इज एन इक्विलिब्रियम प्रोसेस, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन इज एन इक्विलिब्रियम प्रोसेस एंड इट इज कंट्रोल्ड बाय, चला आपका आंसर गलत है बेटा। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मैंने कहा था थोड़ी देर पहले, आज की क्लास बहुत अहम क्लास है और आज की क्लास के अंदर हम सिंध बोर्ड के हवाले से चीजों को डिस्कस नहीं कर रहे। आज की क्लास में ए लेवल्स, ओ लेवल्स, आखान, फेडरल और आपके पास जो नेशनल बोर्ड है, पंजाब बोर्ड है, उनके हवाले से क्वेश्चंस को डिस्कस किया जा रहा है। ठीक है, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन इज एन इक्विलिब्रियम प्रोसेस एंड इट इज कंट्रोल्ड बाय, solvent extraction is an equilibrium process and it is controlled by सारा, शहबाज, मरियम, सारा, शहबाज, मरियम, फिजा, सारा, शहबाज, मरियम, फिजा, आप तमाम लोगों का आंसर गलत है। हानिया बेटा मेरा शाबाश, बिल्कुल सही आंसर दिया है। आयशा मिराज गलत है, मुताहिर अनीस गलत है। आसिया शाबाश, शहबाज अब क्या फायदा। देखो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन इज एन इक्विलिब्रियम प्रोसेस, प्रोसेस का टाइप बता रहा है कि कैसा प्रोसेस है, इक्विलिब्रियम प्रोसेस। जरूरी नहीं कि हर इक्विलिब्रियम प्रोसेस पर लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई हो। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन एक टेक्निक है, एक प्रोसेस है जो कि डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की तहत, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को फॉलो करते हुए प्रोसेस कंटिन्यू होता है। इक्विलिब्रियम प्रोसेस का मकसद रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कन्वर्जन इक्वल हो रही होती है, जितना रिएक्टेंट उतना प्रोडक्ट, जितना प्रोडक्ट उतना रिएक्टेंट, इक्वली जो है आपके पास डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होता है। इक्विलिब्रियम प्रोसेस इसको हम बोलते हैं। लेकिन सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन एक ऐसा प्रोसेस है, स्पेशल टाइप ऑफ प्रोसेस है, जिसमें हम एक सॉल्वेंट को किसी भी एक सॉल्यूशन से एक्सट्रैक्ट करते हैं। थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे दूं
मे बी के यहाँ पर जितने बच्चे बैठे हुए हैं शायद आप लोगों ने सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन नहीं पढ़ा। मुझे यहाँ पर पहले बताओ बेटा कि किस किसने सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन पढ़ लिया है। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन जिसने पढ़ लिया है वाई लिख दे यस, जिसने नहीं पढ़ा वो सिर्फ एन लिख दे नो। मरियम अली नहीं, हानिया नहीं, मुताहिरा नीस नो, तलहा नो, अनुशे नो, उष्णा नो, फिजा नो, सारा नो, माहिरू नो, शहबाज नो, लैला नो, ईमान नो, जैनब नो, हमजा नो। किसी के भी इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ाया गया। अच्छा खैर बेटा सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन असल में इसको खैर छोड़ो, बता देता हूं मैं। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन बेटा एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम एक सॉल्यूशन को लें और उस सॉल्यूशन में हमने उस सॉल्यूशन को बनाया था, एक सॉल्यूट को मिलाया था हमने एक सॉल्वेंट के साथ। सही है। सॉल्यूट क्या हुआ, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया किसके अंदर, सॉल्वेंट के अंदर। अब मैं चाहता हूं कि जो मैंने सॉल्वेंट पहले डाला था उससे जो सॉल्यूशन बना है वो मैंने उस सॉल्यूट को प्रिजर्व करने के लिए डाला था। यानी वो सॉल्यूट मेरे पास क्या हो गया था, मैं चाहता था उसको छुपा कर रखना, तो मैंने उसको सॉल्यूबल कर दिया था। चंद दिन बाद उसको मैं क्रिस्टलाइज करता तो मेरे पास सॉल्यूट वापस आ जाता। लेकिन अब मैं जान गया हूं कि ये सॉल्यूट किसी और सॉल्वेंट के भी अंदर क्या हो सकता है, सॉल्यूबल हो सकता है, और वही सारी प्रॉपर्टीज रहेंगी, उसकी प्रॉपर्टीज में कोई चेंजेस नहीं आएंगी। तो मैं क्या करूंगा, अब इस सॉल्यूशन के अंदर मैं डालूंगा एक और एक सॉल्वेंट। क्या डालूंगा, एक और एक सॉल्वेंट। लेकिन ये बात शर्त है कि ये जो मैं सॉल्वेंट डाल रहा हूं ये प्रीवियसली मौजूद सॉल्यूशन में जो पहले मैंने सॉल्वेंट डाला था उस सॉल्वेंट से नॉन रिएक्टिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नॉन रिएक्टिव, यानी रिएक्ट नहीं करना चाहिए। रिएक्ट किससे करना चाहिए, जो सॉल्यूट है सिर्फ उससे रिएक्ट करना चाहिए। यानी जो सॉल्यूशन पहले बनाया था उस पर जो सॉल्यूट की मिकदार जो भी मौजूद है उसको अपने अंदर सॉल्यूबल कर ले, उसको अपने साथ मिला ले, रिएक्ट कर ले। लेकिन जो सॉल्वेंट है जो बन चुका है सॉल्यूशन पहले वाला, उसके सॉल्वेंट से रिएक्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है। दूसरी एक और बात कि अच्छा सॉल्यूबल होना चाहिए, यानी कि सॉल्यूट। सर ये कॉमन आइन इफेक्ट टाइप का है? नहीं भाई नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये चैप्टर नंबर 2 के हवाले से। ठीक है। सॉल्वेंट सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन टेक्निक होती है आपके पास, ये वहां से। ठीक है। तो पहली बात तो यहाँ पर ये समझ आ गई। अब देखो ये मैंने एक फ्लास्क लिया, इस फ्लास्क के अंदर मैंने सॉल्यूट डाला, सॉल्वेंट डाला और ये सॉल्यूशन बन गया। अब मैंने क्या किया, एक मैंने क्या डाला यहाँ पर, सॉल्वेंट डाला जिसको मैंने कहा सॉल्वेंट नंबर 2, और ये क्या था, सॉल्वेंट नंबर 1। सॉल्वेंट नंबर 2 के अंदर क्या होगा, जो पहले मौजूद था सॉल्यूट वो इसके अंदर अब इसमें भी सॉल्यूबल होने लगेगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पहले सॉल्वेंट नंबर 1 के अंदर फॉर एग्जाम्पल जैसे 10 ग्राम मैंने सॉल्यूट डाला था, वो 10 का 10 ग्राम इसके अंदर चला गया, और 10 का 10 ग्राम पूरे के पूरे 1 डीएम क्यूब सॉल्वेंट नंबर 1 के अंदर सॉल्यूबल हो गया। अब मैंने क्या किया, 1 डीएम क्यूब मैंने सॉल्वेंट नंबर 2 डाला है, और जो सॉल्यूट है वो उसके भी अंदर सॉल्यूबल हो सकता है। तो मतलब 10 ग्राम जो है वो अब इसके भी अंदर सॉल्यूबल होने लगेगा। तो 10 ग्राम जैसे ही उसमें भी सॉल्यूबल होने लगेगा, निकल करके इस सॉल्वेंट से उसमें जाकर के सॉल्यूबल होने लगेगा। तो मतलब 1 डीएम क्यूब का जो रेशो बन रहा था 10 ग्राम को सॉल्यूबल करने के लिहाज से, अब उस 1 डीएम क्यूब में क्या रह जाएगा, 8 ग्राम। ऐसे ऐसे फिर 7 ग्राम रह जाएगा, फिर और कम, फिर और कम। तो मैं ये कह रहा हूं कि 1 डीएम क्यूब टोटली, यानी कि फॉर एग्जांपल मैं कह लूं 1 डीएम क्यूब को मैं इस तरह से हिस्से बना लूं, उसके 10 हिस्से। मैंने कहा कि हर 1 डीएम क्यूब का मैंने टोटल क्या कर लिया, 10 हिस्सा, हर एक हिस्से में 1 ग्राम सॉल्यूबल है सॉल्यूट, हर एक हिस्से में क्या सॉल्यूबल है, 1 ग्राम। अब मैंने क्या कहा, इससे निकल करके दूसरे सॉल्वेंट जो हमने डाला है उस सॉल्वेंट नंबर 2 के अंदर चीजें निकल के जा रही है। मतलब ये 1 डीएम क्यूब के पार्ट के अंदर, यानी 1 डीएम क्यूब के अंदर जो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट था सॉल्यूट, अब वो यहाँ से खत्म होता जा रहा है। मतलब वो पार्ट जो 1 ग्राम को सॉल्यूबल किया हुआ था पहले, वो वाला पार्ट फ्री हो गया, यानी अब ये ऐसे ही पड़ा हुआ सॉल्वेंट है। फिर थोड़ा सा और चला गया तो मतलब थोड़ा सा और सॉल्वेंट फ्री हो गया, और चला गया और सॉल्वेंट फ्री हो जाएगा, और चला गया और सॉल्वेंट, यानी कि पहले जो टोटली सॉल्वेंट नंबर 1 काम कर रहा था, अपना पूरे सॉल्यूट को सॉल्व रख रहा था अपने अंदर, अब उसकी कुछ अमाउंट जो है वो सॉल्यूट के साथ मिक्स नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वो जो मिक्स थी पहले से, अब वहां से सॉल्यूट निकल कर जा चुका है सॉल्वेंट नंबर 2 के अंदर। तो जो अमाउंट फ्री हो चुकी है उस अमाउंट को हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। दिस इज नोन एज द सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्रोसेस। और ये जिस लॉ की तहत चल रहा होता है दैट इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना आपके पास, इस लॉ का क्या नाम होता है आपके पास, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। कंप्लीटली सॉल्यूबल हो जाएगा, नहीं, कंप्लीटली सॉल्यूबल नहीं होता, कंप्लीटली सॉल्यूबल नहीं होता, पूरे का पूरा सॉल्वेंट नहीं चला जाता उसके अंदर। ठीक है।
कुछ अमाउंट फिर भी बाकी रहती है, ठीक है। लेकिन ये जो मेरे पास सॉल्वेंट नंबर 1 है ये कीमती होता है, हमेशा इस बात को याद रखना सॉल्वेंट नंबर 2 से। सर मतलब सॉर्ट ऑफ हाइग्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी टाइप, नहीं बेटा, आप सॉर्ट नहीं, इस तरह की चीजें नहीं है, ये बिल्कुल एक अलग मेथड है, एक अलग टेक्निक है। हाइग्रोस्कोपिक क्या होता है बेटा, के सॉल्यूट अपने अंदर जो है वो सॉल्वेंट को खींचे, जबकि यहाँ क्या हो रहा है, सॉल्वेंट सॉल्यूट को खींच रहा है, तो ये हाइग्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी नहीं, ठीक है। अच्छा, अब क्या है आपके पास, तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, दैट इज द डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। सबको बात समझ आ गई। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी टॉपिक से रिलेटेड है। Solvent extraction method is particularly useful technique for separation when product to be separated. याद रखो ये कंडीशन है, ठीक है। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड, जो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का मेथड है, यानी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस या डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, यानी जिस डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस को एक्सप्लेन करता है वो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड या सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्रोसेस कहलाता है, या सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड इज पार्टिकुलरली यूजफुल टेक्निक फॉर सेपरेशन। सेपरेशन जो होती है सॉल्वेंट की, एक बेस्ट टेक्निक है सॉल्वेंट को एक्सट्रैक्ट करने की, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन जो है प्रोसेस फॉर सेपरेशन व्हेन प्रोडक्ट टू बी सेपरेटेड इज, किस तरह के प्रोडक्ट को सेपरेट किया जाए, यानी कि कौन सी ऐसी चीज है जो हम एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं सॉल्वेंट के लिहाज से, तो सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी कैसी होनी चाहिए। सॉल्वेंट जो है वो नॉन वॉलेटाइल और थर्मली स्टेबल होना चाहिए। ये पहला नॉन वॉलेटाइल नहीं, सॉरी ये वॉलेटाइल होगा, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन ए और सी दोनों तो एक जैसे हो गए, फिर हमें किसी एक को हटाना होगा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है वॉलेटाइल और थर्मली अनस्टेबल। पहला था वॉलेटाइल और थर्मली स्टेबल, दूसरा था वॉलेटाइल और थर्मली अनस्टेबल, तीसरा है ऑप्शन सी नॉन वॉलेटाइल और थर्मली स्टेबल। आनिया का आंसर आया ऑप्शन ए, शहबाज का आंसर आया ऑप्शन सी, ऑप्शन डी है नॉन वॉलेटाइल और थर्मली अनस्टेबल। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अलीजा का आंसर है बी, फातिमा मेरा बेटा, शहबाज बिल्कुल सही आंसर है आप लोगों का, शाबाश बच्चों, बिल्कुल सही दिमाग लगाया। सर क्वेश्चन फिर समझा दे एक बार। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड इज पार्टिकुलरली यूजफुल टेक्निक फॉर सेपरेशन। कह रहा है कि सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड जो वो आमतौर पर जो ये टेक्निक है वो इस्तेमाल किया जाता है सेपरेशन के लिए। व्हेन प्रोडक्ट टू बी सेपरेटेड, हम सब जानते हैं कि सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड के जरिए से हम सॉल्वेंट को जब वो एक्सट्रैक्ट करते हैं, ये जो टेक्निक है ये सॉल्वेंट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो जो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है वो कैसा होना चाहिए, वॉलेटाइल और थर्मली स्टेबल, वॉलेटाइल थर्मली अनस्टेबल, नॉन वॉलेटाइल और थर्मली स्टेबल, नॉन वॉलेटाइल और थर्मली अनस्टेबल, कैसा होना चाहिए। ठीक है, सारा मेरा बेटा शाबाश, मरियम शाबाश। देखो वॉलेटाइल और थर्मली स्टेबल का मकसद, वॉलेटाइल वो चीज, यानी कि वॉलेटाइल अगर होगा तो जो चीज हम एक्सट्रैक्ट करें वो तो फौरन उड़ गया, थर्मली स्टेबल होना चाहिए, लेकिन जो हमने एक्सट्रैक्ट किया वो फौरन से अगर वॉलेटाइल होगा तो वो उड़ जाएगा, हमें कोई फायदा नहीं होगा सॉल्वेंट को एक्सट्रैक्ट करने का। थर्मली अनस्टेबल अगर हुआ तो भी आपके पास क्या है, मिसक्रीपेंसीज कॉज करेगा, हीट रिएक्टिव होगा, आपके पास उसको एक्सट्रैक्ट करने का आपको कोई फायदा नहीं होगा। बेस्ट सॉल्वेंट याद रखना वो सॉल्वेंट होता है, पहली बात जो वो नॉन वॉलेटाइल हो, सही है, ताकि मैं जब तक काम करूं, यानी कि सॉल्वेंट को मैंने डालकर छोड़ दिया, याद रखना अच्छा सॉल्यूशन वो है जिसमें सॉल्वेंट को निकालने के लिए हमें हीट देनी पड़े और क्रिस्टलाइजेशन की मदद से सॉल्यूट वापस एक्सट्रैक्ट। अगर सॉल्वेंट नॉन वॉलेटाइल होगा तो सॉल्यूशन से खुद ब खुद एवापोरेट हो जाएगा, सॉल्यूट को अगर हमने उसमें सॉल्युबल किया कोई फायदा नहीं होगा। थर्मली स्टेबल होना चाहिए, यानी कि हीट के लिहाज से स्टेबल होना चाहिए, उसके अंदर अगर हम टेम्परेचर को वेरी कर रहे हो थोड़ा बहुत तो उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, यानी कि एक सॉल्वेंट को मैं यहाँ से निकाल करके अंटार्कटिका ले गया जहाँ ठंडक बहुत है तो भी उसको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, अमेरिका ले गया तो भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, और गर्म इलाके में ले गया तो भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ऐसा सॉल्वेंट बेस्ट सॉल्वेंट होता है, ठीक है। सो नॉन वॉलेटाइल टू द थर्मली स्टेबल, ठीक है। मैं भी तो यही कह रहा हूँ मेरा बेटा कि जो आपके पास बेस्ट सॉल्वेंट वो सॉल्वेंट होना चाहिए जो नॉन वॉलेटाइल हो और थर्मली स्टेबल हो, ठीक है। नॉन वॉलेटाइल भी होना चाहिए और थर्मली स्टेबल भी होना चाहिए, ये किसकी यानी कि कंडीशन है, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है उसकी कंडीशंस के अंदर शामिल है, ठीक है। अल्कोहल इज नॉन वॉलेटाइल है, अल्कोहल वॉलेटाइल है बेटा, ठीक है।
अच्छा, अ प्रोसेस कंट्रोल बाय द डिस्ट्रीब्यूशन लॉ इज, एक ऐसा प्रोसेस कंट्रोल बाय द डिस्ट्रीब्यूशन लॉ इज, कौन सा ऐसा प्रोसेस है जो कंट्रोल किया जाता है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से? क्रिस्टलाइजेशन, सब्लिमेशन, फिल्ट्रेशन या सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन? आंसर आना शुरू हो गया। फातिमा, सारा, शबाज, माहिरू, मरियम, सबने सही आंसर दिया मेरा बेटा। मुताहिर, जाहिर है अभी तक हमने क्या पढ़ा है? डिस्ट्रीब्यूशन लॉ किसको एक्सप्लेन करता है? सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन को। दैट मींस यहाँ पर तो समझाने की जरूरत ही नहीं है। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन जो है वो है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ जिस पर प्रोसेस जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है। सेकंड लास्ट एमसीक्यूज, देन फिर वी विल प्रोसीड द लास्ट एमसीक्यूज ऑफ दिस क्लास। द क्वेश्चन इज which pairs of the following component can be separated by sublimation? Which pairs of the following component can be separated by sublimation? Which pairs of following component can be separated by sublimation? Sand and NaCl, sand and broken piece of glass, sand and naphthalene, NaCl and KCl. Which pairs of following component can be separated by sublimation? आंसर आना शुरू हो गया। मोहम्मद तलहा, मरियम, माहिरू, फातिमा, जहरा, और किसी का आंसर नहीं आ रहा। लैला खामोश बैठी है, हानिया, हमदा, फिजा, फातिमा, आयशा, मेरा सब खामोश। उष्णा फरहान ने बहुत लेट जवाब दिया। उष्णा मेरा बेटा, ये जो मैंने आपको कोड दिया है ना पीपीसी C6, मेरा बेटा ये फिजिक्स की क्लास के लिए, ठीक है उष्णा? अभी आपको शायद मैंने केमिस्ट्री के लिए नहीं दिया, इट्स ओके, कोई मसला नहीं है। लैला ईमान, सारा का आंसर आ गया। उष्णा फरहान, ओके सर। देखो, सब्लिमेशन पहले समझो क्या होता है। सब्लिमेशन होता है सॉलिड से डायरेक्टली कन्वर्जन किसके अंदर? गैस के अंदर। Which pairs of the following component can be separated by sublimation? Sand and NaCl. सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, दोनों एक साथ एवापोरेट हो गए तो दोनों तो सेपरेट हो ही नहीं सकते। सैंड एंड ब्रोकन पीस ऑफ ग्लास, सैंड जो है सॉलिड है, ब्रोकन पीस ऑफ ग्लास ये भी सॉलिड है, दोनों डायरेक्टली एवापोरेट हो जाएगा। तो सॉलिड था तब भी नहीं सेपरेट कर रहे थे आसानी से। फिल्ट्रेशन, सब्लिमेशन की मदद से सब्लिमेशन हमने कर दी तो सब्लिमेशन के बाद दोनों गैसेस बन गई, कोई फायदा नहीं हुआ। सैंड एंड नेफ्थलीन, सैंड सॉलिड है, नेफ्थलीन लिक्विड है। सब्लिमेशन हम करेंगे, सब्लिमेशन इज अ प्रोसेस इन व्हिच सॉलिड इज डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू गैस। तो सैंड डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगी गैस के अंदर, एक अलग फेज में एक सब्सटेंस मिल जाएगा, यानी फेज का मकसद आपके पास स्ट्रेट यानी सॉलिड लिक्विड गैस, तो सैंड मिल जाएगा अलग से, और नेफ्थलीन लिक्विड। तो देखो दोनों सेपरेट हो गया। NaCl भी सॉलिड, KCl भी सॉलिड, दोनों डायरेक्टली एवापोरेट हो जाएगा आपके पास सब्लिमेशन करेंगे। सो द ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन ए, बी एंड डी विल बी द इनकरेक्ट, ठीक है। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। याद रखना, सब्लिमेशन के तहत हम उस पेयर को सेपरेट कर सकते हैं, उस पेयर को सेपरेट कर सकते हैं जिस पेयर में आपके पास दो चीजें अलग अलग फेज में हो। सबसे पहली बात, यानी सब्लिमेशन के तहत अगर कभी भी पूछा जाए कौन सी चीज जो है वो सेपरेट की जा सकती है, इससे रिलेटेड पास में अलग अलग एमसीक्यू बने, इसलिए इस पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहा हूं। याद रखना, सब्लिमेशन के प्रोसेस के मदद से वो चीजें सेपरेट हो सकती हैं जिन दो चीजों का जो पेयर बना हुआ है वो चीजें आपस में एक दूसरे से स्टेट में डिफरेंट हो। तो सैंड और नेफ्थलीन एक दूसरे से स्टेट में डिफरेंट है, एक सॉलिड है एक लिक्विड है, तो सेपरेट हो जाएगा। The last question is about the most common example of solvent extraction is. The most common example of solvent extraction is. मोहम्मद तलहा, बेटा आंसर गलत है। The most common example of solvent extraction is. The most common example of solvent extraction is. सारा मेरा बेटा बिल्कुल सही आंसर। सोफिया, मरियम, उष्णा, बच्चों आप तमाम लोग का, मरियम बेटा मेरा बेटा सही आंसर है। सर बाकी सब तो वोलेटाइल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है ना। मैंने यहाँ पर कहा द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल, बेटा इन्होंने एक बात तो तकरीबन अपनी कर दी, लेकिन ये जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है, ये जो प्रोसेस है, ये सबसे पहले या जिन सॉल्वेंट को बेस्ट एक्सट्रैक्ट करने के लिए, देखो खुद कहते हैं ये कि सब्सटेंस वॉलेटाइल नहीं होना चाहिए। तो वॉलेटिलिटी का ऑर्डर अगर हम तीनों चारों के अंदर देखें तो एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि तकरीबन तकरीबन नॉन वॉलेटाइल है। क्लोरोफॉर्म इज हाईली वॉलेटाइल, एसीटोन इज हाईली वॉलेटाइल, नेफ्थलीन इज हाईली वॉलेटाइल, ईथर इज थोड़ा सा कम वॉलेटाइल होता है एज कम्पेयर टू क्लोरोफॉर्म, एसीटोन और नेफ्थलीन। और आमतौर पर सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन टेक्निक याद रखना हमेशा ईथर पर लगाई जाती है। ये
पंजाब बुक बोर्ड, ए लेवल्स, खान और फेडरल की बुक और नेशनल की जो बुक बोर्ड है, इसके अंदर ये उनकी बुक की लाइंस हैं। इस बात को याद रखना, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन बेस्ट या कॉमन तौर पर या आम तौर पर जो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्ट किया जाता है दैट इज अबाउट द ईथर एक्सट्रैक्शन। ठीक है, इसमें कुछ सोचने की फजूल की जरूरत नहीं है, कोई दिमाग फजूल की लड़ाने की जरूरत नहीं है, कोई बात बिला वजह के इसमें दिमाग में लाने की आप लोगों को जरूरत नहीं है। अगर आपके कोई भी कोर्स टीचर है वो अगर इस बात को एक्सप्लेन करेंगे तब आप उन लोगों से पूछ लीजिएगा। अदरवाइज मैंने आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन लॉ फिर भी समझा दिया है, तो आप लोगों के लिए उम्मीद है कि मुझे ये तमाम बातें आप लोगों को समझ आ गई होंगी। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या होता है, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन टेक्निक क्या है, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड क्या है, लॉ क्या है। ठीक है, ईथर के बाद ऑप्शन सी डी आता है। बेटा हम यहाँ पर ऑर्डर नहीं डिस्कस कर रहे, अगर हम ऑर्डर पर जाएंगे तो बिल्कुल ठीक आप कह रहे हो। ठीक है, अच्छा जी, तो मेरा बच्चा यहाँ तक सबको आप लोगों को बात क्लियर हो गई होगी। इसकी जो यानी जो आज की क्लास है ये मैं गूगल क्लासरूम पर अपडेट कर दूंगा। कल क्लास के थोड़ी देर बाद गूगल क्लासरूम के ऊपर जो है सबको लिंक मिल गई होगी, यानी कि गूगल क्लासरूम पर मैंने कल वाली जो क्लास का असाइनमेंट है, यानी कल वाली जो क्लास मैंने अपडेट कर दी थी वीडियो लेक्चर, उसका अपडेट हो गया था। मेरा बेटा एक बात मैं ये कहूंगा कि जिसको अपनी प्रैक्टिस अच्छी कर रही है वो उन वीडियोस को देखता रहे, उन वीडियोस को सुनता रहे, उन वीडियोस को देख देख कर सॉल्व करता रहे, तो आप लोगों की प्रैक्टिस और मजीद से अच्छी तरह हो जाएगी। नेक्स्ट क्लास का टॉपिक क्या है ये बेटा कल ही पता चल पाएगा। सर आपने कहा था आप बताएंगे कि वाटर भी कोवलेंट कंपाउंड है तो वोलेटाइल क्यों नहीं होता है। बेटा सिर्फ सिंपल सी इतनी छोटी सी बात है, हानिया इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद होती है इस वजह से। और एक वाटर के ऊपर आपके पास आप लोग खुद जो है पढ़ते हो कि 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती, जबकि ऐसा नहीं होता। एक वाटर के ऊपर 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो लग रही होती है। इसी तरह से H2SO4 के ऊपर 4 हाइड्रोजन बॉन्ड जो होते हैं एग्जिस्ट करते हैं। इसी वजह से आपका वाटर जो होता है वो नॉन वॉलेटाइल होता है। ठीक है, नेक्स्ट टेस्ट का टॉपिक मेरा बेटा नेक्स्ट टेस्ट तो आप लोगों का चैप्टर नंबर 2 का टेस्ट है। चैप्टर नंबर 2 का टेस्ट 5 जून को है, आई गेस मैंने उसको अनाउंस कर दिया है आप लोगों को। ठीक है, चलो भाई इंशाल्लाह फिर मेरे बच्चों मुलाकात होगी आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। जी बेटा बिल्कुल, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद होगी वो नॉन वॉलेटाइल आपके पास होगी। हमजा गूगल क्लासरूम आप लोगों को अपने जो है उस पर जाना है, प्ले स्टोर पर जाकर के डाउनलोड करना है गूगल क्लासरूम। गूगल क्लासरूम को आप जैसे ही ओपन करोगे तो आपसे मांगेगा क्लास कोड। क्लास कोड मैंने कल जो है वो ग्रुप्स पर अपडेट कर दिया था, क्लास कोड आपने वही डालना है। जैसे कि आप क्लास कोड डालोगे आप लोगों को खुद ब खुद लेक्चर अपडेट होकर के मिलना शुरू हो जाएंगे वहां पर। जैसे जैसे मैं लेक्चर डालता रहूंगा आप लोगों को खुद वहां पर चीजें जब अपडेट होकर के मिलती चली जाएंगी। एज जीमेल की फॉर्म में आप लोगों को खुद नोटिफिकेशन भी मिलेगी और आप लोग जब चाहो जिस वक्त चाहो आप लोग सर्च करके देख सकते हो। बायो की प्रैक्टिस क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी बेटा, वी आर वेटिंग फॉर 3 to 4 स्टूडेंट्स मोर। वो हो जाएंगे तो इंशाल्लाह फिर हम बायो की प्रैक्टिस क्लास अनाउंस कर देंगे। 4 जो है जून उससे जो है आप लोगों की फिजिक्स की प्रैक्टिस क्लासेस है उसको मैंने अनाउंस कर दिया कि जो बच्चे फिजिक्स की प्रैक्टिस क्लासेस में। अच्छा वन मोर थिंग आई वांट टू रिकॉल इज दैट कंप्लीट फिजिक्स की प्रैक्टिस क्लास मैं ही करवाऊंगा, कोई भी मेरे साथ पार्टनर नहीं है। फिजिक्स की कंप्लीट प्रैक्टिस क्लास मैं खुद करवाऊंगा। जिन बच्चों को फिजिक्स की प्रैक्टिस क्लास मुझसे लेने में इंटरेस्टेड है और किसी इंस्ट्रक्टर पे अगर आप लोग बिलीव नहीं कर रहे तो जो बच्चे फिजिक्स की प्रैक्टिस क्लास सिर्फ मुझसे लेना चाहते हैं इसी तरह से फिजिक्स के कंप्लीट लेक्चर वो भी सिर्फ मैं ही दूंगा। तो जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं तो मेरा बेटा आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके जो चार्जेस है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, उसका जो मेथड है वो सब आप लोगों को पता चल जाएगा। कंप्लीट लेक्चर फिजिक्स का, कंप्लीट लेक्चर केमिस्ट्री का, वो तमाम चीजें इंशाल्लाह मैं खुद दूंगा। ओके मेरा बेटा, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।